दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अंशु नैथानी और आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल चैनल। दोस्तों आपको धनखड़ जी तो याद होंगे, अच्छी तरह याद होंगे। एक समय था कि जो सरकार के लिए तारीफों के पुल बांधा करते थे, लेकिन जब उनके सुर बदले तो उनकी ऐसी विदाई हुई कि फिर वो कहीं नजर ही नहीं आए। और क्या कारण था उनकी विदाई का, ये भी बहुत रहस्य बना हुआ है अभी तक। यानी जब आप अपने सुर बदल लेते हैं तो फिर ये सत्ता छोड़ती नहीं है, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। मैं धनखड़ जी को क्यों याद कर रही हूं? क्योंकि ठीक 382 दिन बाद कुछ वैसी ही स्क्रिप्ट मुझे तैयार होती नजर आ रही है। एक बार फिर राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी है कि सत्ता को वो थोड़ा असहज कर गई। नाराजगी हो गई है भाई, अमित शाह तक नाराजगी हो गई है कि ये बात कह कैसे दी। कहीं धनखड़ वाला हाल तो नहीं हो जाएगा? 382 दिन बीत चुके हैं उस बात को, लेकिन धनखड़ जी तो भूले नहीं होंगे। क्या है पूरा मामला? ऐसी क्या बात कह दी जिससे ऊपर बैठे लोग नाराज हो गए हैं? बताएंगे संतोष जी। संतोष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिर हुआ क्या है? क्यों ऐसी बात हो रही है कि धनखड़ 2 जैसा हाल ना हो जाए इनका? क्या कह दिया भाई इन्होंने? देखिए अंशु जी, सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को नमस्कार। और आपने बिल्कुल सही याद दिलाया, जगदीप धनखड़ साहब। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे और ममता बनर्जी को जिस तरह से जितना परेशान वो कर सकते थे वो कर दिया। उनकी इस काबिलियत से खुश होकर अमित शाह ने उनको देश का उपराष्ट्रपति बना दिया। लेकिन आप जगदीप धनखड़ थोड़ी सी किसान के मसले पर, खेती के मसले पर शिवराज सिंह चौहान को मंच पर बिठाकर क्लास ले ली उन्होंने। योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने ज्यादा नाराज हुए कि अमित शाह भी उनको नहीं बचा पाए। और अब से ठीक 1 साल पहले यही मानसून सत्र था अंशु जी। संसद के जी मानसून सत्र के पहले दिन ही 21 जुलाई 2025 को दिन भर वो राज्यसभा के कार्रवाई की अध्यक्षता करते रहे, राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करते रहे। अचानक शाम को आया कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उसके बाद जो आरटीआई एक्टिविस्ट ने उपराष्ट्रपति सचिवालय में आरटीआई डाली, राष्ट्रपति सचिवालय में आरटीआई डाली, दोनों का अलग अलग जवाब। और आज तक ये साफ नहीं हो पाया कि क्या जगदीप धनखड़ खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंप कर आए थे, और सौंप कर आए थे तो किस वजह से सौंप कर आए थे? क्योंकि लेटर में तो स्वास्थ्य कारण बताया गया है, बाद में निकल के आया कि वो स्वास्थ्य कारण था नहीं। और दूसरी बात कि क्या उनसे जबरदस्ती एक टाइप लेटर पर हस्ताक्षर करवा के उस लेटर को राष्ट्रपति भवन भिजवा दिया गया? क्योंकि आज तक जब इतने बड़े शीर्ष स्तर पर नेता इस्तीफा देता है तो हाथ में इस्तीफा सौंपते हुए की तस्वीर भी आती है। आज तक द्रौपदी मुर्मू और जगदीप धनखड़ की वो तस्वीर सामने नहीं आई। ध्यान दीजिएगा, अमित शाह की पसंद थे, मोदी नाराज हुए, विदाई हो गई। अब जो वर्तमान उपराष्ट्रपति है ये मोदी साहब की पसंद। ये भी महाराष्ट्र के राज्यपाल हुआ करते थे, ये तमिलनाडु से थे और इनको लेकर इसलिए आए थे। मैं दर्शकों को थोड़ा सा याद दिला देता हूं, फिर मेन पे आ जाऊंगा। 2024 का लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी से भी लड़ना चाहते थे, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चेन्नई से भी लड़ना चाहती थी। चेन्नई में वो सब्जी खरीदते हुए भी नजर आई थी कि मतलब बताइए, फाइनेंस मिनिस्टर सब्जी खरीद रही है। बाद में जो रिपोर्ट आई मोदी जी के पास कि वो जीत नहीं पाएंगे तो वो पीछे हट गए। निर्मला सीतारमण ने बहाना बनाया कि मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। अब पता नहीं वो बाकी सांसदों को क्या कहना चाहती है। मोदी जी भी तो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, क्या मोदी जी जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं? खैर, ये अपने आप में एक बड़ी डिबेट की विषय है। तो मोटे तौर पर उनको इस फायदे के लिए लाया गया। अब तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में कोई भारतीय जनता पार्टी को फायदा तो हुआ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी का सिलेक्शन जो है वो अपने आप में गलत हो गया। और अब उपराष्ट्रपति, वर्तमान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे अब गृह मंत्री परेशान हो गए हैं। आज तक प्रधानमंत्री मोदी की वो कहने की हिम्मत नहीं आ पाई। मोदी जी नहीं कह पाए गृह मंत्री अमित शाह से, जो मोदी जी बंद कमरे में भी नहीं कह पाए, सार्वजनिक रूप से तो छोड़िए, सीपी राधाकृष्णन ने पब्लिकली कह दिया। अमित शाह के स्टैंड को बेनकाब कर दिया। और मैं सीधे सीधे आपने जो दिन बताया वो भी दर्शकों को बता देता हूं, 21 जुलाई 2025 किस तरह से विदा हुए थे उपराष्ट्रपति उस समय के जगदीप धनखड़। आज ठीक 382 दिन बाद, यानी आज 383वां दिन है, 382 दिन बाद वर्तमान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन साहब से कुछ ऐसा हो गया जिससे उनकी विदाई की बेला है। अब मैं बता देता हूं, ये लगातार संसद के मानसून सत्र चल नहीं रहा है। एजेंडा क्या है अंशु जी?
एक सबसे बड़ा एजेंडा है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए और दिल्ली में पुलिस ने जो कुछ किया उस पर वो बयान दे। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले वो गांधी प्रतिमा से लेके मार्च करते हैं, एक ही नारा होता है, अमित शाह सदन में आओ, अमित शाह सदन में आओ। राहुल गांधी तो खैर रिजाइन की बात कर चुके हैं। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है, राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होती है, एक ही नारा विपक्षी राजनीतिक दल लगाते हुए नजर आते हैं, अमित शाह सदन में आओ, अमित शाह सदन में आओ। अमित शाह ने ठान रखा है मेरी मर्जी, मैं आऊं या ना आऊं, ये मैं तय करूंगा कि मुझे कब आना है। अब ना उनको प्रधानमंत्री कुछ कह पा रहे हैं, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बेचारे बार बार उठ के खड़े होते, लेकिन वो कह ही नहीं सकते अमित शाह के बारे में। यहां तक कि वो राहुल गांधी को 2 बार मनाने की बात भी हुई, एक बार 1-to-1 50 मिनट की मुलाकात हुई, एक बार फोन पे बात हुई, अमित शाह वाला मसला उठा, अब किरण रिजिजू ने हाथ जोड़ लिए। इस माहौल में सरकार के अंदर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, अंशु जी, मैं साफ साफ कह रहा हूं, सरकार के अंदर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अमित शाह को यह हिदायत नहीं दे सकता कि वो सदन के अंदर आए और सदन के अंदर आकर अपनी बात को रखे, सदन के अंदर आकर वो तमाम उन मांगों को रखे, उन बातों का जवाब दे जो कि विपक्ष जानना चाहता है। और ऐसे में उपराष्ट्रपति, जी हाँ, उपराष्ट्रपति, वर्तमान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन साहब ने जो कर दिया वो बड़ा गजब कर दिया। मैं वो उनका बयान भी सुनवाऊंगा, लेकिन पहले जरा एनडीटीवी की एक खबर सुना देता हूं कि हंगामे के बीच जब खड़गे लगातार मांग कर रहे थे अमित शाह सदन में आओ, अमित शाह सदन में आओ, किरण रिजिजू की बहस हुई, उस हंगामे के बीच उन्होंने कहा कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री से कि आप जो है वो विपक्ष की बात को अमित शाह तक पहुंचाइए। मतलब इसका समझिए, उन्होंने कहा कि विपक्ष की बात को अमित शाह तक पहुंचाइए, मतलब वो सदन में आए और ये हंगामा बयान दे ताकि ये हंगामा शांत हो सके और सदन की कार्रवाई चल सके। क्या अमित शाह इस बात को सहजता से लेंगे कि कोई उनको आदेश दे कि वो सदन के अंदर आए, भले ही वो सभापति हो, भले ही वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हो? ये तो नए नए ताजा ताजा बने हैं, अभी 1 साल ही हुआ है, और वो जो पुराने वाले जो बने हुए हैं 2019 से, ओम बिरला, उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो कहे कि अमित शाह विपक्ष की बात को सुने और सदन में आए। एक बड़ा खतरा। और ऐसे, और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जैसे मोदी सरकार में शिक्षा मंत्रालय का पद है, कोई भी शिक्षा मंत्री के पद पर टिक नहीं पाया, चाहे वो प्रकाश जावड़ेकर हो, रमेश पोखरियाल निशंक हो, स्मृति ईरानी हो, या वर्तमान में जो है धर्मेंद्र प्रधान की विदाई हुई थी, अभी अंतरिम तौर पर प्रहलाद जोशी संभाल रहे हैं, तो उनका भी वो गैंग रेप वाला बयान का जो मामला था वो लेके कांग्रेस पार्टी ने उन्हें घेर ही लिया, पता नहीं कब तक वो मंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि क्या मोदी सरकार में उपराष्ट्रपति का पद भी ऐसा ही हो गया है, क्योंकि एक उपराष्ट्रपति बने वेंकैया नायडू, बेचारे राष्ट्रपति बनना चाहते थे, आखिरी समय में मोदी जी ने फोन तक नहीं उठाया। अभी उनका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है वेंकैया नायडू साहब का, वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा को छोड़कर कुछ भी फ्री में नहीं मिलना चाहिए। मोदी जी तो उल्टा कर रहे हैं, स्वास्थ्य महंगा कर रहे हैं, शिक्षा महंगा कर रहे हैं, और उसके बदले में दे रहे हैं 5 किलो अनाज। 5 किलो अनाज ही दे रहे हैं ना फ्री में, बाकी सब वो महंगा करते जा रहे हैं। वो मेडिकल की सीट को लेकर बताते हैं कि ये हो गया, हमने इतनी सीटें बढ़ा दी, गरीब बच्चा पढ़ सकता है। गाजियाबाद में एक मेडिकल कॉलेज, अंशु जी, 1 साल की फीस है 1 से सवा करोड़ रुपए, 4 साल की फीस हो गई 4 से 5 करोड़ रुपए। कौन सा मिडिल क्लास परिवार जो है वो 4 साल में 5 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है अपने बेटे को डॉक्टर बनाने पे? ये अपने आप में समझ लीजिए। और दर्शकों के सामने बता देता हूं, इसका विपक्षी दलों ने, देखिए दिक्कत है कि पब्लिकली बोला उन्होंने और विपक्षी दलों ने उसका लोड भी ले लिया। और लोड कैसे ले लिया जरा वो भी बता देता हूं कि क्यों ये सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। देखिए, जयराम रमेश है, हमारा आप सभी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता है, उन्होंने बकायदा वो वीडियो पोस्ट कर दिया, और वीडियो पोस्ट करके क्या लिखा, होप द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स विल फॉलो द clear instruction of the chairman of the Rajya Sabha given this afternoon at 12:16 hours, यानी ये 12:16 पर जो कल बोले थे, अब ये या तो सीपी राधाकृष्णन साहब के लिए आफत बन गई है या अमित शाह के लिए आफत बन गई। और जो वीडियो शेयर किया, जो बोला उन्होंने सभापति ने, उस वीडियो को भी मैं दर्शकों को सुना देता हूं, जरा ध्यान से सुने वो। This will, but you, as a parliamentary affairs minister, you can echo the sentiments. Now I request you to consider his request that he request the Home Minister to come to the House. You represent it to it. It is his will. But you, as a parliamentary affairs minister, you can echo the sentiments of the opposition to the HR. अब किरण रिजिजू के तो हाथ पांव फूल गए थे,
किरण रिजिजू जो बैठे हुए थे उनके तो हाथ पांव फूल गए थे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार कह रहे थे राज्यसभा, किरण रिजिजू कह रहे थे कि ये वो कोई दूसरा थोड़ी तय करेगा कि गृह मंत्री या कोई भी कैबिनेट मंत्री कब आए और क्या बोले। लेकिन जब आसन से बोल दिया चेयरमैन ने, जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, देश के उपराष्ट्रपति है सीपी राधाकृष्णन साहब, जब उन्होंने आसन से बोल दिया तो उसके बाद तो हाथ पांव फूल गए और इसको विपक्ष मुद्दा भी बना रहा है। आज ही जो है वो पवन खेड़ा साहब ने बयान दिया कि कल राज्यसभा के चेयरमैन ने विपक्ष की बात केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू तक पहुंचाई। विपक्ष चाहता था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी सदन में आए, उनसे कहे कि वे राजधानी और देश के अन्य हिस्सों में पुलिस की कथित जातियों पर ध्यान दे। किरण रिजिजू उन्हें क्यों नहीं लाते, उनसे कहे कि वे उन्हें लाए, सदन निश्चित रूप से सुचारू रूप से चलने लगेगा। विपक्ष की बात सुनने के कारण ही तो जगदीप धनखड़ की विदाई हो गई थी। अब सीपी राधाकृष्णन साहब कब तक उपराष्ट्रपति रह पाएंगे, मुझे तो इस बात की एक तरह से मैं कहूं अंशु जी तो बड़ी चिंता होने लग गई है कि अब क्या होने वाला है, कैसे उनकी विदाई होगी। अब जगदीप धनखड़ साहब के बारे में तो अचानक कह दिया गया है कि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है। अब सीपी राधाकृष्णन साहब के बारे में क्या कहा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी अगले कुछ दिनों में अंशु जी। लेकिन संतोष जी, इसमें बड़ी बात सोचने की ये है कि इस सरकार में अपने आप तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है। अब ओम बिरला जी को देख लीजिए, जब प्रधानमंत्री आते हैं और एक तरफ राहुल गांधी होते हैं तो प्रधानमंत्री के सामने एकदम नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं, और राहुल गांधी ने उस पर अपोज भी किया कि भाई जो स्पीकर होते हैं वो तो हाउस में एक तरीके से सबसे बड़े होते हैं, उन्हें नहीं झुकना चाहिए पीएम के आगे। लेकिन जब आप समझ सकते हैं कि उन्हें दलों से बिल्कुल विमुख होकर रहना चाहिए, निष्पक्ष होकर रहना चाहिए, लेकिन वो भी पूरा बीजेपी के लिए ही काम करते नजर आते हैं। तो क्या ऐसा यहां भी हो रहा है? बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन दर्शकों, आप जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक पल के लिए ठहर जाइए। पहले ये मेरी बात ध्यान से आप सुन लीजिए। आप चाहते हैं कि ऐसी खबरें जल्दी से जल्दी हम आपके पास लेकर आए। संतोष जी जो खबरें लाते हैं, मैं आपको बता सकती हूं कि वो खबरें आपको गोदी मीडिया में कहीं सुनने जानने को नहीं मिलेंगी, और बिल्कुल एकदम रफ्तार के साथ वो खबरें आपके पास लेकर के आते हैं। और हम जिस निर्भीकता से बातें खबरें आपको बताते हैं, तो आप भी जरूर मानेंगे कि पूरी तरीके से हम निष्पक्ष हैं और आपके पास ये खबरें भी उतनी निष्पक्षता से लाने की कोशिश करते हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं हमारी पत्रकारिता जारी रहे तो थोड़ा सपोर्ट हमें कीजिए। ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, जरूर कीजिए। अगर आप 2 या 3 लोगों को भी शेयर करेंगे तो इससे न सिर्फ हमारी वीडियो की रफ्तार बढ़ेगी, बल्कि हम अपनी इस पत्रकारिता को जारी रख पाएंगे जिस निर्भीकता से हम काम कर रहे हैं। क्योंकि हम केवल इसी पत्रकारिता के आधार पर कहा जाए कि अपना काम चला रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, आपके पास खबरें ला रहे हैं, हम किसी की गोदी में नहीं है, तो हम देश के लिए काम कर रहे हैं। तो ये बात अगर आप समझते हैं तो जरूर हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। तो अब मैं आगे बढ़ती हूं इसी मुद्दे पर। बात ये है संतोष जी, आपने कहा कि क्या धनखड़ हो जाएगा इनका, क्या कुछ ऐसा हो जाएगा? जब इस सरकार में कोई कुछ नहीं करता, लेकिन अब जो है वो हवा बहुत बदली हुई है। अब तो भाई आरएसएस के जो हैं वो भी जेनजी से मिल रहे हैं, जेनजी से मिल रहे हैं। जी हाँ, ये स्कैन भी दिखा रहे हैं संतोष जी, ये स्कैन भी देख कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, तो हम लोगों का सहयोग होगा और इस बेहतरीन खबरें आपके पास लाएंगे, ये हमारा वादा है, मेरा और संतोष जी का। और मेरी और संतोष जी की जोड़ी आपको पसंद आती है तो वो भी लेकर बताइएगा कि किस तरह से हम अपनी खबरों में और सुधार लाएं। तो संतोष जी, बात ये है कि क्या यहाँ पर अपने आप कोई कुछ कर सकता है? क्या आप हवा बदल रही है? जैसे संघ भी अपनी एक अलग ही चाल चल रहा है, जेनजी से मुलाकात कर रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं कि इनकी बातों को सुनना चाहिए। बिल्कुल जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, उससे बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आरएसएस को लगता है कि अगर ये लोग रहे जिनसे जनता में इतनी नाराजगी हो गई है, तो 2029 में तो सत्ता नहीं आएगी और आरएसएस को तो सत्ता चाहिए। आपने कहा कि ये जो हैं अभी जो चेयरमैन है, अभी जो उपराष्ट्रपति हैं, वो तो मोदी जी के लाए हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि अमित शाह को पेश होना चाहिए। ये जाकर के किरण रिजिजू सेंटिमेंट विपक्ष का पहुंचा है। तो क्या मोदी जी चाहते हैं अमित शाह आए हाउस में, उन्हें वो सब चीजों का सामना करना पड़े, जहां उनसे इस्तीफा मांगा जाए, सवाल पैदा किए जाएं? बड़ी बात तो ये भी है। क्या लग रहा है, धनखड़ जी के प्रकरण के बाद क्या अब जो है उपराष्ट्रपति इतनी हिम्मत कर सकते हैं? इतना तो पॉलिटिक्स वो भी समझते होंगे। जी देखिए अंशु जी, ये एक सरकार के लिए ना संकट का काल है। सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है
और जब सरकार चारों तरफ से फंसी होती है, जब नेतृत्व पर सवाल उठ रहे होते हैं और नेतृत्व भागता रहता है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों से प्रधानमंत्री भी नदारद है, गृह मंत्री भी नदारद है, तो ऐसे में हर व्यक्ति अपने आप को बचाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। वो दिल्ली पुलिस का बयान याद कर लीजिए कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में काम करते हैं। नितिन गडकरी का बयान याद कर लीजिए कि एथेनॉल से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो तो पेट्रोलियम मंत्रालय का काम है। जब सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर हंगामा हो रहा था, राजनाथ सिंह को पर्ची पहुंचाई गई कि आपको बोलना है, तो बेचारे वो पूछते हैं कि क्या बोलना है, और फिर खड़े होकर क्या बोलते हैं अपने सांसदों को कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उनकी बात ध्यान से सुन लीजिए। तो ये इस तरह का माहौल है जिसमें हर आदमी अपने आप को बचाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। कौन किसके साथ है ये समझ में नहीं आता। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो पदाधिकारी हैं वो कहते हैं देशद्रोह है जो आंदोलन है युवा लोगों का, और मोहन भागवत कहते हैं कि नहीं, ये तो पहली वाली पीढ़ी से भी ज्यादा देशभक्त है, पहली वाली पीढ़ी से भी ज्यादा ईमानदार है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, वो जंतर मंतर के आंदोलन को फॉरेन फंडिंग, देशद्रोही और पता नहीं क्या क्या बताते हुए नजर आते हैं। मोहन भागवत ने कुछ और कह दिया। मोदी साहब कई तरह के दावे करते हुए नजर आते हैं। भागवत ने कह दिया कि नहीं, शिक्षा में हमें कई चीजें बात करनी होगी, और विदेश नीति पर पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी होगी, हम हमेशा लड़कर नहीं रह सकते। तो आरक्षण को लेकर वो कई तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, आनंदीबेन पटेल, वो गोरखपुर जाकर योगी आदित्यनाथ के विकास के मॉडल पर सवाल उठा देती है। तो गोरखपुर मॉडल पर गुजरात से आई हुई राज्यपाल सवाल उठा देती है। उत्तर प्रदेश के मॉडल को लेकर कई तरह की बातें निकलती रहती है। मोदी के मॉडल, मोदी के एजुकेशन मॉडल, शिक्षा मॉडल, मोदी के आंदोलन को टैकल करने के मॉडल पर मोहन भागवत सवाल उठा देते हैं, और पूरी की पूरी मोदी सरकार की इकोनॉमी पर बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुए व्यक्ति, उपराष्ट्रपति रहे हुए व्यक्ति वेंकैया नायडू सवाल उठा देते हैं। और सरकार का स्टैंड, और खासतौर से गृह मंत्री अमित शाह का स्टैंड होता है कि मैं विपक्ष की मांग पर सदन के अंदर नहीं जाऊंगा। तो उपराष्ट्रपति, वर्तमान वाले उपराष्ट्रपति कह देते हैं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री से कि भैया ये विपक्ष की भावना जो है वो जरा गृह मंत्री तक तो पहुंचाओ। और जो वो बोल जाते हैं, कुछ सेकंड, 21 सेकंड का वीडियो है, जो वो बोल जाते हैं उसको अब जयराम रमेश हाईलाइट कर रहे हैं, पवन खेड़ा प्रमुखता से आगे रख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल उसको उठा रहे हैं कि अरे हुजूर, हमारी बात तो आप नहीं मानते थे, हम तो विपक्ष है। अपने ही द्वारा बनाए गए राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन साहब की तो बात मान लीजिए। ये तब होता है जब सरकार संकट में होती है, तो कौन किधर जा रहा है, कौन किस तरफ जा रहा है, इस बात का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब संकट की स्थिति आती है तो हर कोई अपना रास्ता देखता है। ये भी बहुत बड़ी बात हो सकती है कि किसके इशारे पर बोला जा रहा है, संघ के इशारे पर, या फिर ऊपर जो शीर्ष पर बैठे हैं उनके इशारे पर, या अपने आप ही बोल रहे हैं जो पूरा अगर माहौल को पहचान लिया। क्योंकि देश भर में इस तरह का माहौल है। देखिए, डर का माहौल तो अब खत्म हो चुका है, अब हर कोई सर उठा रहा है। जब बताइए कि इनकी जो इतने बूढ़े हैं मुरली मनोहर जोशी, जब वो जंतर मंतर पहुंच जाते हैं, आप बोल रहे हैं वेंकैया नायडू इस तरीके से बोल रहे हैं, नितिन गडकरी बोल रहे हैं हमने एथेनॉल मिलाने के लिए नहीं कहा था, तो समझ में आ रहा है कि सबके स्वर अलग अलग है। यानी घर में फूट पड़ चुकी है, पूरी तरह फूट पड़ चुकी है। और ये फूट तभी होती है कि जब घर कमजोर हो जाता है, उसकी बुनियाद हिल जाती है। बांकीपुर और दतिया के बाद इनकी बुनियाद हिल गई है। जो जेनजी आंदोलन हुआ है उसके बाद बुनियाद हिल गई है। डर खत्म हो गया है। भाई आप ये तो देख लीजिए ना, राहुल गांधी ने जिस तरह से बता दिया है कि डर के आगे जीत है। अभी क्या किया इन्होंने, पहले इन्होंने देहरादून में छात्रों की गूंज का ग्राउंड कैंसिल करने की साजिश की थी, वो नहीं कर पाए, बहुत बढ़िया सफल हुआ कार्यक्रम। प्रयागराज में वही कर रहे थे, सीखा नहीं, जेनजी आंदोलन के विरोध से नहीं सीखा। प्रयागराज में केपी ग्राउंड दिया गया था, उसको कैंसिल कर दिया। वो तो छात्र एकदम आग बबूला हो गए, जुलूस रातों रात निकालने लगे और कहने लगे कि भाई हम देंगे, कहाँ का ग्राउंड चाहिए। पूरा शहर प्रयागराज के छात्र बाहर निकल आए। तब उन्हें डर लगा कि ये तो जेनजी बाहर आ जाएंगे, यहां भी आ जाएंगे, संभालना मुश्किल हो जाएगा। और आपने सही कहा, ये तब हुआ जब थोड़े ही समय के बाद जब आरएसएस के जो हैं वो वहां से जेनजी से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि हम तो भाई जेनजी के साथ हैं। तब यहां पर यूपी सरकार भी जागती है कि भाई नहीं, छात्रों और युवाओं का गुस्सा नहीं झेल सकते। जब आरएसएस, हमारी पितृ जो है संस्था, वो इनके साथ आ गई है, तो हम कैसे वो विरोध करेंगे। तो रातों रात ग्राउंड वापस,
वही केपी ग्राउंड है, वहीं पर सभा होगी, लाखों छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, यानी डर की दुकान बंद हो गई है। तो जब ये डर की दुकान बंद हो गई है जिससे ये पूरी सत्ता चलाते थे, तो अब कई तरह के स्वर फूट रहे हैं। क्या लग रहा है कि बीजेपी का सबसे बड़ा संकट का दौर है? अब जगह से बगावत नजर आएगी और सवाल उठेंगे जो सबसे शीर्ष पर बैठे हैं कि आखिर भाई आप वहां बैठे क्यों हैं, ना आप जवाब दे पा रहे। और आपने सही बात की विपक्ष की भी, जब उपराष्ट्रपति, जब जो चेयरमैन है वही कह रहे हैं कि भाई बुलाइए, आप मैसेज पहुंचाइए कि होम मिनिस्टर को आना चाहिए, तो वो तो बोलेंगे ही, अंधा क्या चाहे दो आंखें, कि बस जब उनकी आप अवहेलना कर रहे हैं, आप खुद कहते हैं, तो आना ही पड़ेगा। अब आए कैसे? दिन तो काफी कम बचे हैं, क्या लगता है अब आगे क्या मामला होने वाला है संक्षेप में? देखिए अंशु जी, दिन तो मुझे लगता है सिर्फ 4 दिन ही बचे हैं, लेकिन एक बात, मुरली मनोहर जोशी जी बुजुर्ग हो चुके हैं, वो कहीं बहुत ज्यादा ट्रेवल करते नहीं है, लेकिन इस कॉकरोच जनता पार्टी वाले पे उन्होंने पहले और बाद में 2 बार लगातार पोस्ट किया, और इन्होंने ही, मुरली मनोहर जोशी ने 70 पेज की एक स्लाइड रिपोर्ट पेश की थी मोहन भागवत के सामने, जिसमें मोदी की 70 कमियों के बारे में बताया था। यशवंत सिन्हा ने मेरे साथ इंटरव्यू में खास बातचीत करते हुए कहा था कि अब आडवाणी जी की तबीयत खराब है, मुरली मनोहर जोशी जी लीड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप मोटे तौर पर देख लीजिए कि आज भी सदन की कार्रवाई नहीं चली, और जो ये डिलिमिटेशन वाला बिल जो लाना चाहते थे, अब डीएमके के उदयनिधि स्टालिन का बयान आ गया है कि हम कतई समर्थन नहीं करेंगे इस बिल का। सदन की कार्रवाई, आज भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई चल नहीं पाई, सोमवार तक ये कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। और आज बड़ा दिलचस्प बयान दिया राज्यसभा में, जब विपक्षी सांसद ये मांग कर रहे थे अमित शाह सदन में आओ, जब वो नारे लगा रहे थे, तो इस पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अमित शाह सुबह से रात तक संसद में ही रहते हैं। संसद में वो रहते हैं, विपक्ष नहीं कह रहा संसद में आओ, विपक्ष तो कह रहा है सदन में आओ, सदन के अंदर आओ, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। अगर संसद भवन के अंदर आके अपने ऑफिस में ही बैठना है तो मंत्रालय में ही बैठे रहो, फिर संसद भवन आने का क्या मतलब है? संसद भवन आते हैं लोग संसद सत्र के दौरान ताकि सदन के अंदर आए। और इसके साथ ही उन्होंने एक दिलचस्प बात कह दी कि लोकसभा में क्या कहा उन्होंने कि अमित शाह का नाम सुनते ही आतंकी कांप उठते हैं। क्या कहना चाहते थे विपक्षी सांसदों को? उनको खुद अपनी जबान के बारे में सोचना चाहिए कि वो कब क्या बोल जाते हैं, उनकी समझ में नहीं आता। लेकिन अब तो चिंता मुझे सिर्फ इतनी है, दर्शकों से कहूंगा आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है सीपी राधाकृष्णन साहब कब तक देश के उपराष्ट्रपति रह पाएंगे, या वो अकेले में जाके माफी मांगेंगे कि भैया गलती हो गई, दोबारा से मैं ध्यान रखूंगा, मेरी जबान ना फिसले। और चलते चलते चर्चा के अंत में जो अंशु जी ने अपील करी, आप लोगों से भी अपील करूंगा, कई बार ऐसा होता है कि वीडियो को प्रमोट नहीं किया जाता, सोशल मीडिया पर कई तरह की बंदिशें होती है, तो उसको हम तोड़ेंगे कैसे, चक्रव्यूह को तोड़ेंगे कैसे? जब जैसे अभिमन्यु जो था वो 7वें घेरे में जाके फंस गया था, कभी कभी हम भी इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, वीडियो आपके पास नहीं आता, कई दर्शक कह रहे कि नोटिफिकेशन नहीं आता, तो इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए थोड़ी सी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। एक तो वीडियो देखते हैं तो लाइक करके कमेंट कर दिया कीजिए आप, और कम से कम 4-5 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि YouTube को लगे कि नहीं, इस वीडियो को हम रोक नहीं सकते, ताकि इसकी रफ्तार आगे बढ़े। और जो मैंने स्क्रीन पर दिखाया, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। नए पुराने दोनों दर्शकों से आग्रह करूंगा कि अगर मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके, स्पेशल व्यूअर के तौर पर, तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मुझे और अंशु जी, हम दोनों को दीजिए इजाजत। आज मैं जो एंडिंग है वो मैं कर रहा हूँ अंशु जी, आपसे माफी के साथ। तो दर्शकों से इतना ही कहूंगा कि हम दोनों को दीजिए इजाजत, और आप लोग देखते रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार। नमस्कार।